अयोध्या तनाज़े पर 9 नवंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की कुल 18 अर्जदाश्तों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इन अर्जियों को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि उनमें मेरिट की अदम मौजूदगी है। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने अयोध्या मामले में अपना फैसला सुनाते हुए पूरे मुतनाज़ा जमीन हिंदू फरीक रामलला विराजमान को देने का हुक्म दिया था और मुस्लिम फरीक यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का हुक्म दिया था। अफसोसनाक है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और ख़िलाफ़ तवक्को भी है, क्योंकि जितनी अपेरेंट एरर्स हमने पॉइंट आउट की थी उनको नज़रअंदाज करके कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और ये ज़रूरत नहीं समझी कि उनको उस पर सुनवाई करें। मगर फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको मानना ही पड़ता है। सीनियर एडवोकेट पहले तो अपने सीनियर एडवोकेट जो हमारे राजीव धवन साहब हैं उन्हीं से मशवरा कर किया जाएगा और उसके बाद फिर जो बोर्ड की लीगल कमेटी है उसके चेयरमैन जो कन्वीनर हमारे हैं यूसुफ आतिम मुजाला साहब, उनसे मशवरा करने के बाद अगर जनरल सेक्रेटरी बोर्ड के उनसे मशवरा करने के बाद अगर कोई ज़रूरत महसूस की जाएगी या मुनासिब समझा जाएगा तो फिर आमला की मीटिंग में भी बुलाई जाएगी या लीगल कमेटी की, जैसा वो लोग जनरल सेक्रेटरी और सदर बोर्ड के हिदायत देंगे। फ़िलहाल तो इतनी हम कह सकते हैं कि यह ख़िलाफ़ तवक्को भी है और अफसोसनाक भी है। पुनर्विचार याचिकाएं इसलिए दाखिल करी थी हम लोगों ने कि हम लोगों की समझ में जजमेंट पढ़ने के बाद लगा था कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपस में ही कंट्राडिक्टरी हो गई हैं, तो हम लोगों की ड्यूटी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में ये बातें ले आएँ। वो हम लोगों ने इन राइटिंग रिव्यू पिटीशन की शक्ल में दे दिया और रिव्यू पिटीशन जजेस ने कंसीडर किया। उनके हिसाब से हमने जो पॉइंट आउट किया उनको सही नहीं लगा होगा, इसलिए उन्होंने खारिज किया। वो चैम्बर में जजेस काउंसिल से अलाउड होते नहीं। अगर इसमें नोटिस करते ओपन कोर्ट में आते तो हम उसको जस्टिफाई करते कि हमने रिव्यू में ऐसा क्यों लिखा है, तो हमको वो मौका नहीं मिला। हालांकि हमारी दरखास्त थी कि ओपन कोर्ट में हियरिंग दी जाए, तो वो पूरा रिव्यू पिटीशन डिसमिस कर दिया, इसलिए एप्लीकेशन भी डिसमिस हो गई साथ में। हमें इसका अफसोस है इसलिए कि ऐसा नहीं है कि सारी रिव्यू पिटीशन जो होती हैं उनको खारिज ही कर दिया जाता है, बल्कि सुना भी जाता है। चूँकि इस फैसले के अंदर बिल्कुल इब्तिदा और इंतहा दोनों अलग अलग जहतों के ऊपर और अलग अलग रुख पर चल रहे हैं, हम ये समझ रहे थे कि ये बड़ी खुली हुई चीज़ है जिसके लिए कुछ ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ये फ़ैसला कोई सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं है बल्कि सारी दुनिया के अंदर पहुंचा है और सारी दुनिया के बसने वाले लोग ये समझते हैं कि ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का जानिबदाराना फ़ैसला है, कानून की बुनियाद पर नहीं है। कल भी कहता रहा, आज भी कहता हूँ, 9 नवंबर भी कहा है। जो कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने तो जो है केंद्र सरकार को जो है कहा है कि तुम मस्जिद भी बनाओ, मंदिर भी बनाओ। पूरी दुनिया को शान करने का यही एक तरीका था जो कोर्ट ने अपनाया। हमने कोर्ट का सम्मान किया। आज लोग रिव्यू में जो लोग गए हैं, जब कोर्ट का फैसला जो है 9 तारीख को आ चुका था, रिव्यू की जरूरत नहीं थी। हिंदू मुसलमान मिलके 17 लोग गए थे, 18 लोग गए थे। तो लोग जब जाएंगे, कोर्ट का अपना प्रोसीजर है, कोर्ट ने अपना काम किया। यूपी के रियासती वजीर मोहसिन रजा ने अयोध्या केस में नजरसानी अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट में खारिज किए जाने का खैर मकदम किया है। अयोध्या प्रकरण में पुनर्विचार याचिका पर आज जिस तरह का निर्णय आया है उस याचिका को खारिज किया है, हम स्वागत करते हैं और तमाम देशवासियों को बधाई देना चाहते हैं कि जो चंद लोग देश का माहौल खराब करना चाहते थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो देश के अच्छे माहौल से कभी खुश नहीं रहते हैं। देश के माहौल को खराब करने का प्रयास किसी न किसी बहाने किया करते थे और पुनर्विचार याचिका को लेकर बार बार हाय तौबा मचा रहे थे। न इनके पास पहले तथ्य थे जब निर्णय आया था और न आज पुनर्विचार याचिका लेकर जब गए, न इनके पास आज कोई तथ्य थे। इसी आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर से इस याचिका को खारिज किया है। हमारी सबकी, पूरे देश की जीत हुई है। अपने आप में देश के सौहार्द और एकता और अखंडता की जीत हुई है और वो शक्तियां नाकाम हुई हैं जो देश का माहौल खराब करना चाह रही थी।
अलीगढ़ के थाना दादू के तहत तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 2 औरतों समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों लोग शादी की तकरीब से खाना बनाकर घर लौट रहे थे। तफसीलात के मुताबिक 2 औरतें एक बाइक सवार के हमरा शादी में मजदूरी करके घर वापस लौट रही थी। पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार और 2 औरतों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गया। एसपी क्राइम डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि मरने वालों के लवाहिकीन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दादो थाना क्षेत्र में पाती कनगला गांव है, वहां पर मोटरसाइकिल सवार 4 लोग, जिसमें एक पुरुष थे और 2 महिलाएं थीं, 1 लड़की थी। वो लोग किसी वैवाहिक में समारोह में अपना उसका हलवाई का काम करते हैं और उनके साथ में दोनों महिलाएं भी काम करते थे। मोटरसाइकिल से आ रहे थे तो पाती कनगला गांव पड़ता है, वहां पर पीछे से ट्रक जो है आया, ट्रक ने उनको टक्कर मार दी, जिसमें से 3 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण वहीं डेथ हो गई। ट्रीटमेंट के दौरान जो गए थे डेथ हो गई। एक जो लड़की है वो घायल हो गई, उसका इलाज चल रहा है। इसके संबंध में थाने पर मुकदमा उचित धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है। जिस ट्रक ने टक्कर मारी थी उस ट्रक को पुलिस ने बरामद कर लिया है, वो पुलिस के कस्टडी में है। जो उसका ड्राइवर है वो ड्राइवर को भाग गया है, उसको पकड़ने का प्रयास किया। गंगा की सफाई का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे। दरअसल 14 दिसंबर को पीएम मोदी कानपुर के दौरे पर हैं, जिसमें 3 रियासतों के वज़राए आला भी शिरकत करेंगे। उसी की तैयारी का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला आज कानपुर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने गंगा के किनारे बने अटल घाट पर सेल्फी ली और गंगा की सफाई पर इत्मीनान का इजहार किया। नमामि गंगे परियोजना को सफलतापूर्वक इसी प्रकार से आगे बढ़ाया जा रहा है। जाजमऊ, जहाँ से आगे गंगा जी का जल एकदम काला हो जाता था और 25 वर्षों से एक भी मछली जहाँ पर नहीं दिखती थी, आज जाजमऊ में 25 वर्षों के बाद फिर से जलीय जीव, मछली है या अन्य जलीय जीव, सभी वहाँ पर फिर से पुनर्जीवित हो चुकी हैं और गंगा अविरल भी हुई है, निर्मल भी हुई है। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हर माँ गंगा का भक्त इसके प्रति आभार व्यक्त करता है, उनका अभिनंदन करता है। हुकूमत के जरिए 3 तलाक पर सख्त कानून बनाए जाने के बाद भी उसके मामलात में कमी नहीं आ रही है। आज अलीगढ़ में एक मामला 3 तलाक का दर्ज किया गया, जिसमें 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर तलाक देने का इल्जाम लगा है। सर्कल ऑफिसर अनिल समानिया ने बताया कि थाना घबाना की रहने वाली एक खातून की शिकायत की बुनियाद पर एफआईआर दर्ज की गई है। गौरतलब है कि मुतासरा खातून ससुराल वालों पर मुतअद्दिद इल्जामात आयद कर रही हैं। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है पिछले महीने। मुझे मारपीट में निकाल दिया। अच्छा। और मैं गई अपनी माँ को लेकर नहीं आया तो मुझे तो कागज दे दिया, लेकिन मुझे तलाक दे दिया 3 लाख। तो अब आप कहाँ पर आई थी? मैं ऐसे के जहाँ आई थी। क्या आज मुलाकात हुई आपकी? हाँ, मुलाकात हुई। क्या कहा? उनने आदेश कर दिया खाने। ये एक मुस्लिम महिला जो थाना घबाना क्षेत्र की रहने वाली है, उसकी ससुराल यहाँ नगला पटवारी क्षेत्र में है, जो थाना क्वारसी के अंतर्गत आता है। उस महिला ने लिखित शिकायत की है कि जब वह अपने ससुराल में उनके परिजनों से मिली तो उन लोगों ने एक 10 रुपये के स्टाम्प पेपर लिखकर उसको 3 तलाक दे दिया। इसकी सूचना पर एफआईआर दर्ज की गई है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। शहरियत तरमीम बिल की मंजूरी मुल्क के आईन और दस्तूर के खिलाफ है। इन ख्यालात का इजहार लखनऊ में मुनक्किदा एक मुज़ाकरे में किया गया। मुल्क के दूसरे हिस्सों और रियासतों की तरह लखनऊ में भी बिल के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई और उसे गरीब और पसमानदा लोगों के खिलाफ हुकूमत की नापाक साजिश से ताबीर किया गया। गुज़िश्ता कई साल में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है जब लोग वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बरसर इक़्तिदार हुकूमत की पॉलिसीज़ को आईन और दस्तूर के खिलाफ करार देते हुए
तासुब पर मबनी कार्रवाई करार दे रही है। लखनऊ में मुनक्किदा मुज़ाकरे में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि दिल्ली से लेकर आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मालेगांव और उत्तर प्रदेश समेत लोग मुजाहरे कर रहे हैं। शिद्दत महसूस की जा रही है और आतिशजनी की वारदातें हो रही हैं। वज़ीर दाखिला कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, लोग खुश हैं। ये बिल कानून और दस्तूर की धज्जियां उड़ाने वाला है, मुल्क के सेकुलर ढांचे को मिटाने वाला है। यह बिल सिर्फ गैर कानूनी नहीं है, लेकिन यह गैर आईनी है और आइन की बुनियाद, आइन की जड़ पे ये एक हमला है। इसलिए हम समझते हैं कि इस बिल की मुखालफत करना हमारा हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते फ़र्ज़ बनता है। इसका असल मकसद इस मुल्क को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की जो सेकुलर बुनियाद है उसको ख़त्म करके मनुवादी व्यवस्था लागू करने की है। इसका बड़ा ख़राब असर हिंदुस्तान के जो मेजॉरिटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज़, मुस्लिम पसमानदा तबका, औरतें, मज़दूर, किसान, इन सब के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि एक ऐसी हुकूमत बनाने में फिर ये लोग इस काबिल हो जाएंगे कि जहाँ पर किसी के भी बुनियादी हुकूक उसके मज़हब की वजह से, उसके प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से, उसके जेंडर की वजह से, उस सबके गज़ब किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर मजहब और तबके के लोग हुकूमत की इस सोच और रवैये की मुखालिफत में सड़कों पर उतर रहे हैं। इंतहा तो ये है कि इसकी मुखालिफत में लाठियां खाने और जेल जाने को भी तैयार हैं, लेकिन मुल्क के आईनी ढांचे को बरकरार रखने की बात कर रहे हैं। साथ ही हुकूमत से इसे वापस लेने का पुरजोर मुतालबा भी किया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शहरियत तरमीम बिल के खिलाफ एहतजाज आज तीसरे दिन भी जारी रहा। AMU के बाब सैयद पर बड़ी तादाद में तलबा जमा हुए और हुकूमत की तानाशाही रवैये के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। आज एहतजाज में बतौर मेहमान स्वराज इंडिया के सदर मारूफ समाजी कारकुन योगेंद्र यादव और डॉक्टर कफील खान ने शिरकत की। इस मौके पर हजारों की तादाद में तुलबा मौजूद रहे। जहां स्वराज इंडिया के सदर योगेंद्र यादव ने बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया, वहीं डॉक्टर कफील खान ने कहा कि इस मुल्क में हम बाई चांस नहीं बाई चॉइस है। एहतजाज में यूनिवर्सिटी के सीनियर असातिज़ा और तुलबा यूनियन के साबिक ओहदेदारान भी मौजूद रहे। पहली बार हमारी सिटीजनशिप को मजहब से जोड़ा जा रहा है। इस कानून का मतलब क्या है? ये कानून बेसिकली सिर्फ एक बात कहता है। मैंने 8 महीना पहले इस पे एक आर्टिकल लिखा था जब शुरू में आया था। मैंने कहा था इसकी सारी टेक्निकलिटीज आप पढ़ लीजिए, पूरा विस्तार से पढ़ लीजिए, उसके बाद आंख बंद कीजिए और अपने आप से पूछिए ये कानून क्या रहा है। ये कानून अंग्रेजी में सिर्फ एक बात कह रहा है, नो मुस्लिम प्लीज, थैंक यू, वी आर इंडिया। ये कह रहा है। ये देश में गरीब खानदानों को सरकारी के अलावा प्राइवेट अस्पतालों में इलाज और दवाओं के बोझ की फिक्र से आज़ाद करने के मकसद से मरकजी हुकूमत ने आयुष्मान भारत मेडिकल स्कीम की शुरुआत की है। लेकिन इस स्कीम के तहत प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को बेहतर सहूलतें और इलाज फराहम न करने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। ऐसा एक मामला गुज़िश्ता दिनों मेरठ में भी सामने आया, जहां इस स्कीम पैनल में शामिल शहर के 3 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में इलाज में लापरवाही बरतने की शिकायत की गई है। इस मामले में 3 रुकनी कमेटी तश्कील देकर जांच की जा रही है। जांच कमेटी में शामिल CMO का कहना है कि इल्जामात साबित होने पर अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेटर आया था कि इनकी जांच भारत सरकार की किसी टीम ने करी थी और उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई थी। उस अनियमितताओं की जांच के लिए मैंने कमेटी बना दी और उस कमेटी की रिपोर्ट आज आने की उम्मीद है। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जितने हॉस्पिटल में उन्होंने बेड अपने दिखाए थे उतने हॉस्पिटल में बेड नहीं थे और RMO नहीं था ICU में, ICU बिना RMO के चल रहा था और कुछ OPD IPD में दिखा लिया था, क्रैश कार्ट नहीं थी। तो इस तरह की माइनर चीज़ें थी, उनके बारे में आख्या आ गई है। बाकी हॉस्पिटल्स में भी हम लोग सब ये जांच करेंगे कि जो उन्होंने अप्लाई किया था वो उनके यहाँ अभी है या नहीं है।
ताजमहल की खूबसूरती हर शख्स का दिल जीत लेती है, लेकिन अब बहुत जल्द ताजमहल की खूबसूरती का दीदार आप बेहद नज़दीकी से कर पाएंगे। मेहताब बाग में बने ताज व्यू पॉइंट पर जल्द ही टेलीस्कोप पॉइंट बनने वाला है। उसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे आरिफ खान ने। अभी ताजमहल को जो लोग देख पाते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर से देखते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देख पाते ताजमहल की, जो आर्किटेक्चर ब्यूटी है, जो उसके ऊपर नक्काशी है, वो सब नहीं देख पाते हैं। तो हमारे टेलीस्कोप के थ्रू वो बहुत माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल पूरा एक स्कैन करेंगे ताजमहल को टॉप से बॉटम तक, और उसका टूर होगा, एक तरह ताजमहल का रियल टूर होगा उनका। तो उनका एक्सपीरियंस जो है ताजमहल को देखने का कई गुना बढ़ जाएगा। ताजमहल की खूबसूरती का दीदार करना अब बेहद रोमांचकारी होने जा रहा है। जी हाँ, अब ताजमहल को आप टेलीस्कोप के जरिए देख सकते हैं। इस वक्त हम ताजमहल के मेहताब बाग में खड़े हैं और ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये ताजमहल है। यहाँ से ताजमहल की दूरी तकरीबन 300 मीटर की है, और हालांकि जो पर्यटक आते हैं, देशी विदेशी जो पर्यटक आते हैं, वो ताजमहल देखकर वापस चले आते हैं, लेकिन जो ताजमहल की नक्काशी है उसको पर्यटक ठीक से नहीं देख पाते। इसी बात को लेकर आगरा विकास प्राधिकरण ने बड़ी पहल शुरू की है, और आने वाले वक्त में यहाँ से खड़े होकर पर्यटक ताजमहल की नक्काशी है, ताजमहल के अंदर जो जिस तरह की डिजाइन बनी हुई है, बड़े आराम से टेलीस्कोप के जरिए देख सकेंगे। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। कई मर्तबा उर्दू ज़बान और अदब को समाज के एक मखसूस तबके से मंसूब कर दिया जाता है, लेकिन उर्दू ज़बान में अदब और शायरी की तरह सिन्फ़ दास्तान गोई में भी नई नस्ल के गैर मुस्लिम दास्तां गो अपने फ़न से न सिर्फ उर्दू ज़बान को हिंदुस्तानी ज़बान के तौर पर पेश करने में कामयाब है, बल्कि सिन्फ़ दास्तान गोई को भी जिंदा कर रहे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। अशफाक और बिस्मिल का सपना किस भारत का था? अशफाक और बिस्मिल का सपना किस हिंदुस्तान का था? आज का हिंदुस्तान कैसा हिंदुस्तान है? कल का हिंदुस्तान, कल का भारत कैसा भारत होगा? उर्दू ज़बान और अदब और तहजीब का मरकज़ कहलाने वाले शहर लखनऊ ने बहुत से गैर मुस्लिम उर्दू शायर दिए हैं, लेकिन दास्तान गोई में हिमांशु बाजपेयी न सिर्फ नई नस्ल की बल्कि आलमी सतह पर अपने इस फन के जरिए उर्दू ज़बान और तहजीब की भी खास नुमाइंदगी कर रहे हैं। हिमांशु मानते हैं कि आज के दौर में लोगों से जुड़ने की आसानी की वजह से उर्दू ज़बान की इस सिन्फ़े सुखन का मुस्तक़बिल ताबनाक है। जी, मुस्तकबिल यूँ अच्छा है कि हम जिस दौर में जी रहे हैं उसमें आर्ट्स को लेकर अवेयरनेस बढ़ी है, और ऐसे मीडियम्स भी आ गए, इंटरनेट जैसे, यूट्यूब जैसे, जहाँ पर इसका प्रसार अलग तरीके से हो सकता है। और तीसरी बात ये कि अभी दास्तान गोई चूँकि 15 साल हो चुके हैं 2005 से, तो काफ़ी एक अवेयरनेस खासकर बड़े शहरों में तो है, और लोग जानते हैं कि हाँ दास्तान गोई एक चीज़ है। और फुल टाइम प्रोफेशनल्स के तौर पे, जैसे मैं फुल टाइम पेशेवर दास्तान गो के तौर पर काम करता हूँ, उसी तरह से और भी लोग हैं। तो जब ये एक तरीके से एक प्रोफेशन के तौर पर डेवलप होगी ये आर्ट फॉर्म, तो और इसका मुस्तकबिल अच्छा होता चला जाएगा। बताऊं क्या तुझे ऐ हमनशी किससे मोहब्बत है? मैं जिस दुनिया में रहता हूँ वो उस दुनिया की औरत है। दास्तान गोई की तारीख का सिरा यूं तो पहली सदी ईस्वी में ईरान से मिलता है, लेकिन मुगलिया दौर में ये फन हिंदुस्तान में खूब फला फूला, और फिर 20वीं सदी के शुरुआती दौर में दास्तान कहने का सिलसिला बिल्कुल खत्म सा हो गया। लेकिन 2005 में शमसुर रहमान फारूकी और महमूद फारूकी की कोशिशों से ये सिलसिला फिर से शुरू हुआ, और अंकित चड्ढा, वैलेंटीनिया त्रिवेदी और हिमांशु बाजपेयी जैसे उर्दू के शैदाई इस कारवां का हिस्सा बनते चले गए। और ये तमाम तर जो भी असनाफ़ सुखन हैं, लोगों को करीब लाने का काम करती हैं, लोगों के दिलों में जो नफ़रतें आ गई हैं उनको दूर करने का काम करती हैं, एक दूसरे को समझने में काम आती हैं। तो ये इंतहाई ज़रूरी असनाफ़ हैं जिन पे काम होना चाहिए और इनके शोज़ लगातार होने चाहिए। तो आज के अहद में तो ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि लोगों को कहानियाँ सुनाई जाए, बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाएँ, ताकि उनकी कदरें, वो अपनी रिवायतों को, अपनी कदरों को समझ सकें। आज़ाद हिंदुस्तान में शहीदों के परिवारों, हिमांशु बाजपेयी दास्तान कहने के साथ ही अब किस्से कहानियों को किताब की शक्ल में पेश करके भी दास्तान को ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। किस्सा किस्सा लखनऊ आ, इस उन्वान से उनकी किताब का तीसरा एडिशन अब मंजर आम पर आ चुका है।
वो जो आप बेज़र से रकम हुई थी, वो दास्तान भी मुस्तनद, वो जो खून दिल से लिखा गया था वो हाशिया भी तो देखते। तो इसमें आप बेज़र से लिखी हुई दास्तानें नहीं है, इसमें जो खून दिल से जो हाशिया तहरीर किया गया उसकी दास्तानें। तो ये एक बेसिक आइडिया था। तो ये अवामी क़िस्से हैं लखनऊ के, और इसी तरह से ये किताब पजीराई यूँ हुई कि बहुत पढ़ी गई। 7 महीने में 3 एडिशन आ गए और लगातार लोग बात करते हैं, मेल करते हैं और कहते हैं। तो वो एक हौसला बढ़ाने वाली चीज़ थी, चूँकि एक पहली किताब थी। इसमें एक चाशनी है उर्दू की, एक रंग है उर्दू का, तो उर्दू में आएगी और अंग्रेज़ी में आएगी। औरत को नुक्तादा बताने वाला शायर लड़कियों में हाथों हाथ लिया गया। उर्दू शायरी की तरह ही दास्तान गोई भी एक खास फन है, और जैसे जैसे दास्तान कहने और सुनने वालों की तादाद में इजाफा होगा, उर्दू जबान और तहजीब को भी इस जरिए से फरोग हासिल होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की खास रिपोर्ट।